जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्य विधानमंडल सदस्यता हेतु योग्यताएं 101वीं वीडियो बनाकर इसके 173वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये स्रोत राज्य विधानमंडल में सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्य विधानमंडल सदस्यता हेतु योग्यताएं पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत राज्य विधानमंडल में सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को विधायिका में सीट के लिए चुने जाने हेतु भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना होगा। आयु आवश्यकताएं भी निर्दिष्ट की गई है। विधानसभा की सीट के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और विधान परिषद की सीट के लिए 30 वर्ष। अंत में यह नोट किया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अन्य योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान के इस अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान न ले और उस पर हस्ताक्षर न करे। विधानसभा में स्थान के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो और विधान परिषद में स्थान के लिए उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त निर्धारित की जा सकती है। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी राज्य का विधायक यानी एमएलए या एमएलसी बनने के लिए असल में क्या-क्या चाहिए होता है? मतलब कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं? इन सारे सवालों का जवाब है हमारे संविधान के आर्टिकल 173 में। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, खासकर जब चुनाव का माहौल हो। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। जी हाँ, वो ऑफिशियल रूल बुक है, आर्टिकल 173। यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि कौन योग्य है और कौन नहीं। तो आइए इसके एक एक हिस्से को करीब से देखते हैं। तो विधायक बनने की रेस में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है वो है नागरिकता और एक खास शपथ की। ये बात आर्टिकल 173 के क्लॉज ए में कही गई है और यहीं से हर उम्मीदवार की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, इसमें दो सीधी सीधी बातें हैं। पहली कि उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है और दूसरी उसे एक आधिकारिक शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है। ये एक तरह का फॉर्मल वादा है। तो ये शपथ या प्रतिज्ञान का मतलब क्या है? असल में ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का एक पक्का वादा है और ये वादा इलेक्शन कमीशन के किसी अधिकारी के सामने किया जाता है। तो ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक बहुत गंभीर कमिटमेंट है। ठीक है, तो नागरिकता की बात हो गई। अब आती है दूसरी शर्त, जो है उम्र की। ये क्लॉज बी में बताई गई है और ये इस पर डिपेंड करता है कि उम्मीदवार राज्य के किस सदन के लिए चुनाव लड़ रहा है, विधानसभा के लिए या विधान परिषद के लिए। और यहीं एक मजेदार फर्क देखने को मिलता है। विधानसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, उसके लिए कम से कम उम्र है 25 साल। वहीं विधान परिषद यानी अपर हाउस के लिए ये है 30 साल। तो विधानसभा के लिए 25 साल माना ये जाता है कि इस उम्र तक एक इंसान में इतनी समझ और परिपक्वता आ जाती है कि वो जनता से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभा सके। और विधान परिषद के लिए ये उम्र है 30 साल। अब ये जो 5 साल का फर्क है ना, ये काफी सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि अपर हाउस से उम्मीद की जाती है कि वहां ज्यादा अनुभवी लोग हों जो कानूनों पर और गहरी नजर रख सके। चलिए अब आते हैं तीसरी और आखिरी शर्त पर, और ये वाली थोड़ी अलग है। ये कोई फिक्स नियम नहीं बताती, बल्कि ये हमारी संसद को भविष्य में जरूरत के हिसाब से नियम बनाने की पावर देती है। संविधान का क्लॉज सी साफ साफ कहता है कि उम्मीदवार के पास ऐसी अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद किसी कानून के जरिए तय कर सकती है।
ये हमारे संविधान के लचीलेपन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि ये अन्य योग्यताएं हैं क्या? मतलब कौन सी? क्या संविधान में इनकी कोई लिस्ट दी गई है? तो देखिए, संविधान खुद इन दूसरी योग्यताओं की कोई लिस्ट नहीं देता। इसके बजाय ये पावर हमारी संसद को दी गई है कि वो वक्त और हालात के हिसाब से उम्मीदवारों के लिए नए नियम बना सके। तो जो कुछ भी हमने अभी तक समझा, उसको फटाफट एक 3 पॉइंट चेकलिस्ट में देख लेते हैं, ताकि ये आसानी से याद रहे। तो हमारी चेकलिस्ट का पहला पॉइंट है नागरिकता और शपथ। ये तो सबसे बेसिक जरूरत है। दूसरा, कम से कम उम्र, जो विधानसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल है। और आखिर में तीसरा पॉइंट है संसद के बनाए हुए कोई और नियम अगर हैं तो बस यही वो 3 मेन पिलर्स हैं जो भारत में किसी भी राज्य विधायक बनने की चाह रखने वाले के लिए संवैधानिक नींव का काम करते हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि कम से कम कुछ बुनियादी शर्तें तो पूरी करें। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर यही 3 चीजें क्यों चुनी गईं? मतलब नागरिकता, एक खास उम्र और संसद का कंट्रोल। हमारे प्रतिनिधियों के लिए इसी नींव को क्यों चुना गया होगा? इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? जरा सोचिए इसके बारे में। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें सीधे भारत के संविधान के दिल में ले जाते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं नींव है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी राज्य में एक जनप्रतिनिधि मतलब एक एमएलए या एमएलसी बनने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। और इसके लिए हम खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 173 पर गौर करेंगे। यह अनुच्छेद उन योग्यताओं के बारे में बताता है जो किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए पूरी करनी होती हैं। तो चलिए इस कानूनी भाषा की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे सोच क्या थी। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि ये नियम कायदे किसी आम कानून में नहीं बल्कि सीधे संविधान में क्यों लिखे गए। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब इन्हें इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी गई? इसकी वजह ये है कि संविधान निर्माता एक न्यूनतम मानक, एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करना चाहते थे। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो लोग हमारे लिए कानून बनाने जा रहे हैं उनमें देश के प्रति एक बुनियादी प्रतिबद्धता हो और एक खास स्तर की परिपक्वता भी हो। ये लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। सही बात है। ये कोई मामूली नौकरी तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए पहली सीढ़ी से ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद का जो पहला हिस्सा है, खंड ए, वो कहता है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ये तो सुनने में बहुत सीधी सी बात लगती है ना? जाहिर है जो भारत का नागरिक नहीं है वो यहाँ कानून क्यों बनाएगा? हाँ, सतही तौर पर यह बहुत स्पष्ट है। आप नहीं चाहेंगे कि किसी और देश का नागरिक आकर आपके राज्य के लिए नीतियां तय करे। बिल्कुल, कि आपका भाग्य इस देश के भाग्य से जुड़ा होना चाहिए। पर यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ नागरिक होने पर खत्म नहीं होती। अच्छा। इसी खंड का जो दूसरा हिस्सा है वो ज्यादा सक्रिय है। वो कहता है कि उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा। ओह, तो ये सिर्फ नागरिक होना नहीं है, ये कुछ करना भी है। बिल्कुल, ये एक सक्रिय कदम है। यहाँ पर ये जो 2 शब्द हैं, शपथ और प्रतिज्ञान, इनका इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्या इनमें कोई खास अंतर है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है और ये हमारे संविधान की खूबसूरती को दिखाता है। शपथ मतलब ओथ, वो आमतौर पर ईश्वर के नाम पे ली जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो आस्तिक हैं। समझ गया। और प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन उन लोगों के लिए है जो नास्तिक हैं या किसी भी धार्मिक मान्यता को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहते। अच्छा। वो पूरी गंभीरता और सत्यनिष्ठा से एक वादा करते हैं। तो संविधान हर किसी को अपनी आस्था या अनास्था के अनुसार इस महत्वपूर्ण वचन को लेने का विकल्प देता है। ये धर्मनिरपेक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई बहुत गहरी सोच है। लेकिन चलिए एक थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछता हूँ। जी पूछिए। आज की राजनीति में क्या ये शपथ सिर्फ एक रस्म बन के नहीं रह गई है? मतलब क्या उम्मीदवार वाकई इसके हर शब्द को महसूस करते हैं या ये चुनाव लड़ने के लिए बस एक फॉर्म भरने जैसी प्रक्रिया हो गई है? आपका सवाल बहुत जायज है और जमीनी हकीकत पर आधारित है।
हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये महज एक औपचारिकता हो, लेकिन इसके कानूनी और प्रतीकात्मक महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। कानूनी तौर पर इस शपथ के बिना आपका नामांकन पत्र ही खारिज हो जाएगा, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ठीक है। और प्रतीकात्मक रूप से यह एक सार्वजनिक घोषणा है। आप जनता, कानून और संविधान के सामने ये वचन दे रहे हैं कि आप भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। बिल्कुल। अगर बाद में कोई प्रतिनिधि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो इसी शपथ को आधार बनाकर उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसका वजूद एक शक्तिशाली रिमाइंडर की तरह है। समझ गया। तो ये पहली शर्त हुई नागरिकता और संविधान के प्रति वफादारी का एक सार्वजनिक वादा। अब आते हैं अगले हिस्से पर, खंड बी, जो उम्र के बारे में है। और यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि एक नियम सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। विधानसभा के लिए अलग उम्र और विधान परिषद के लिए अलग। ऐसा क्यों? जी, स्रोत के मुताबिक विधानसभा की सीट के लिए न्यूनतम आयु है 25 साल। 25 साल। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी सीट के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है। ये 5 साल का अंतर यूं ही नहीं रखा गया है। इसके पीछे एक सोचा समझा डिजाइन है। तो क्या ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि एक सदन में युवा जोश हो और दूसरा उसे अनुभव से संतुलित करे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसके पीछे का मूल विचार है। विधानसभा को जनता का सदन माना जाता है। यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि सीधे लोगों के बीच से आते हैं। तो 25 साल की उम्र को एक ऐसे मोड़ के रूप में देखा गया जहाँ युवा ऊर्जा है, नए विचार हैं और समाज की नब्ज को समझने की क्षमता है। यह सदन एक तरह से सरकार की धड़कन है। वहीं विधान परिषद, जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, उसकी भूमिका थोड़ी अलग है। वो एक तरह से ब्रेक लगाने या चीजों को दोबारा सोचने पर मजबूर करने वाली होती है। अच्छा। 30 साल की उम्र सीमा यह सुनिश्चित करती है कि यहाँ थोड़े ज्यादा अनुभवी और परिपक्व लोग हों। इनका काम विधानसभा से पास हुए कानूनों की समीक्षा करना है, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर सवाल उठाना है। तो एक तेज गाड़ी है और दूसरा उसे सही दिशा में रखने वाला स्टीयरिंग व्हील। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। यह सोचने वाली बात है, आज हम स्टार्टअप्स की दुनिया में 20-22 साल के युवाओं को अरबों की कंपनियां चलाते देखते हैं, लेकिन देश का कानून बनाने के लिए उन्हें 25 या 30 साल तक इंतजार करना पड़ता है। क्या यह सोच आज भी उतनी प्रासंगिक है? ये एक बेहतरीन बहस का मुद्दा है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने उस समय के माहौल के हिसाब से ये उम्र तय की थी। उनका मानना था कि सार्वजनिक जीवन में उतरने के लिए एक निश्चित स्तर की परिपक्वता जरूरी है। आज बेशक युवा पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन तर्क ये भी दिया जाता है कि एक कंपनी चलाना और करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाना, ये दोनों बहुत अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। सही बात है। शासन के लिए धैर्य चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए, जो अक्सर उम्र और अनुभव के साथ आती है। हालांकि इस पर बहस हमेशा चलती रहेगी कि क्या ये उम्र सीमा कम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को देश का नागरिक होना होगा, शपथ लेनी होगी और उम्र की एक दहलीज पार करनी होगी। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, यहीं पर तीसरा और शायद सबसे लचीला नियम सामने आता है, खंड सी। अच्छा, खंड सी। जी, खंड सी कहता है कि उम्मीदवार के पास संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए। रुकिए, ये भाषा तो बहुत भारी भरकम है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे संविधान बनाने वालों ने कहा, बाकी का काम बाद में देख लेना। हाँ, एक तरह से आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी दूरदर्शिता थी, काम टालना नहीं था। अच्छा। इसका सरल भाषा में मतलब है, हमने न्यूनतम शर्तें बता दी हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि 50 या 100 साल बाद भारत कैसा होगा। इसलिए हम भविष्य के संसद को ये अधिकार देते हैं कि वो समय के हिसाब से कानून बनाकर कुछ और योग्यताएं या अयोग्यताएं जोड़ सकें। वाह। ये संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। ये उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट की क्षमता है। सॉफ्टवेयर अपडेट की क्षमता, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो क्या संसद ने कभी इस अपडेट बटन का इस्तेमाल किया है? कोई बड़ा उदाहरण है इसका? बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उदाहरण है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। जी, ये पूरा कानून अनुच्छेद 173 के इसी खंड सी के तहत अपनी शक्ति पाता है। ये कानून वो सारी शर्तें बताता है जो संविधान में सीधे सीधे नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ अधिनियम का नाम मत बताइए, मुझे कोई ठोस उदाहरण देकर समझाइए कि ये कानून असल में करता क्या है। चलिए
एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है जिस पर 2 साल से ज्यादा की सजा वाला कोई आपराधिक मामला साबित हो गया है और उसे जेल हो गई है। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 173 इस बारे में चुप है, वो अपराधी होने पर कोई रोक नहीं लगाता। लेकिन यहीं पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम देवरे में आता है। तो वो क्या कहता है? ये कानून कहता है अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो आप सजा पूरी होने के बाद अगले 6 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अरे, तो ये तो बहुत बड़ा नियम है, ये तो संविधान में है ही नहीं। बहुत बड़ा, और ये शक्ति संसद को खंड सी से ही मिलती है। एक और उदाहरण दीजिए। जरूर। सोचिए, अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए वोटरों को पैसे बांटता है या धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है और ये अदालत में साबित हो जाता है। हाँ, जिसे भ्रष्ट आचरण कहते हैं। बिल्कुल। तो ये अधिनियम ऐसे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि संविधान ने दरवाजा खोला और इस कानून ने उस दरवाजे पर एक बहुत सख्त गार्ड बिठा दिया। अब जाकर ये पूरी तस्वीर साफ हुई। तो संविधान ने एक ढांचा दिया जी, और संसद ने उस ढांचे में समय समय पर रंग भरे हैं। ये वाकई एक शानदार व्यवस्था है। जी, और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर हर छोटी सी चीज के लिए संविधान को बदलना पड़ता तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती। इस खंड ने हमारे विधायी तंत्र को लचीलापन दिया है। तो अगर हम अब तक की सारी बातचीत को समेटें तो अनुच्छेद 173 सिर्फ एक सूची नहीं है, ये असल में एक 3 स्तरीय फिल्टर है। हाँ, एक तरह की प्रवेश परीक्षा है। हाँ, एक प्रवेश परीक्षा जो हर उस व्यक्ति को पास करनी होती है जो हमारे लिए कानून बनाना चाहता है। बिल्कुल सही। हम इसे एक 3 पेपर वाली परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। बताइए। पहला पेपर है देशभक्ति और निष्ठा का। इसमें आपको भारत का नागरिक होना साबित करना है और संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी है। ये सबसे बुनियादी पेपर है। ठीक है, पेपर 1। दूसरा पेपर है परिपक्वता और अनुभव का। इसे आपकी उम्र से मापा जाता है। विधानसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद के लिए 30 साल। और तीसरा पेपर है कानूनी और नैतिक आचरण का। ये एक डायनामिक पेपर है जिसका सिलेबस संसद समय समय पर अपडेट करती है। इसमें आपराधिक रिकॉर्ड, भ्रष्ट आचरण और दूसरे नियम कायदे शामिल हैं। और आपको तीनों पेपर में पास होना जरूरी है। बिल्कुल। ये एक संक्षिप्त लेकिन बहुत शक्तिशाली अनुच्छेद है। ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग राज्यों के लिए कानून बना रहे हैं वे न केवल देश के प्रति वफादार हों बल्कि उनमें परिपक्वता भी हो और वो मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचे का भी पालन करें। आज हमने देखा कि कैसे संविधान का अनुच्छेद 173 उन बुनियादी नियमों को स्थापित करता है जो ये तय करते हैं कि राज्यों में हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है। ये मौलिक सिद्धांतों को भविष्य के कानूनों के लिए लचीलेपन के साथ बहुत खूबसूरती से संतुलित करता है। बिल्कुल। यहाँ एक अंतिम विचारणीय बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये अनुच्छेद न्यूनतम योग्यताएं बताता है, अधिकतम नहीं। सही। और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी सूची में क्या नहीं है। क्या नहीं है? इसमें किसी भी तरह की शैक्षिक या पेशेवर योग्यता का कोई जिक्र नहीं है। संविधान ये नहीं कहता कि एक विधायक या एमएलसी बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ। या आपको कानून, अर्थशास्त्र या विज्ञान की कोई डिग्री चाहिए। ये पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमें विचार करने के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। जी। आज के दौर में जब शासन इतना जटिल हो गया है, हमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों से निपटना है, तो क्या अब समय आ गया है कि संसद उस खंड सी का उपयोग करके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जैसे नियम जोड़ें? या फिर मौजूदा ढांचा ही सबसे अच्छा है जो अंततः सब कुछ मतदाताओं के विवेक पर छोड़ देता है, ये मानते हुए कि जनता ही अपने लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधि चुनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।